हेलो पीपल, अपना चैप्टर था बिजनेस लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिजनेस लॉ अपन देख चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टर्मिनोलॉजीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है? जैसे अपन इंग्लिश के वर्ड्स की डिक्शनरी होती है, वैसे ही हर एक फील्ड में उसकी खुद की डिक्शनरी होती है। जैसे अपन ने न्यूज़पेपर देखते हैं तो न्यूज़ की अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, अलग अलग फील्ड्स की न्यूज़ होती है तो उनकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं, तो वो डिक्शनरी की तरह यूज़ की जाती है टर्मिनोलॉजीज। अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे 9th एंड 10th चैप्टर में, तो उसको थोड़ा सा समझने के लिए टर्मिनोलॉजीज, थोड़ी सी डेफिनेशंस देखेंगे जिससे आपको पता चले कि क्या चीज़ क्या होती है। टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स के मतलब बता देती हूँ जो टर्मिनोलॉजी में नहीं है, अलग से बता रही हूँ। सबसे पहले तो सेक्शन और प्रोविजन। प्रोविजन अपने अकाउंट्स में आता है, तो अकाउंट्स में प्रोविजन लाइबिलिटी होती है अपनी, ठीक है, यानी कि ऑब्लिगेशन टू पे। तो वो जो ऑब्लिगेशन होती है वो प्रोविजन कहलाती है। प्रोविजन लॉ में भी होते हैं कि हाँ ये प्रोविजन ये बताता है, मतलब आपको वो ऑब्लिगेशन बताता है ये लॉ कि हाँ आपको ये ड्यूटी है, ये करनी पड़ेगी, नहीं किया तो भाई फाइन पेनल्टी जो भी है देना पड़ेगा। सेक्शन, सेक्शन के बाद आता है सब सेक्शन, सब सेक्शन के बाद आता है क्लॉज, क्लॉज के बाद आता है सब क्लॉज। अब इनको समझने ज़्यादा डीप में तो जाने की ज़रूरत है नहीं, तो नॉर्मल समझते हैं। मतलब हम किसी के सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, सब सेक्शन उसी का ब्रैकेट में 1 या 2 या 3 जो भी नंबर है वो क्लॉज ABCD हो जाएंगे, और सब क्लॉज अपने ये न्यूमेरिक नंबर हो जाएंगे 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सेक्शन एंड प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है। अब अपनी टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। टर्मिनोलॉजीज यानी कि अपन जो देखेंगे डिक्शनरी के मीनिंग, बेसिकली मीनिंग ही होंगे। कुछ के सेक्शन दिए हुए होंगे तो वो सेक्शन ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ की हामी भरना एग्रीमेंट होता है। अब ये तो लिख नहीं सकते अपन एग्जाम में, क्योंकि अपन लॉ का पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे अपनी आंसर शीट को अच्छी दिखाने के लिए अपन को वो कीवर्ड्स हैं उनको उठाना पड़ेगा। जैसे एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट इक्वल्स टू कोई भी प्रपोजल, किसी ने किसी भी चीज़ का प्रपोज किया कि हाँ भाई प्रपोजल दिया, प्लस उसकी एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट यानी हामी बोला है, ना नहीं बोला है, तो हाँ के लिए अपन को एग्रीमेंट चाहिएगा, हाँ कि हाँ भाई उसने एक्सेप्टेंस दे दी है अपनी, तो वही है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वो होता है अपना एग्रीमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी एग्रीमेंट की? एवरी प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस हैविंग कंसिडरिंग इज कॉल्ड एग्रीमेंट। प्रॉमिस या फिर प्रोमिसेस प्लस उसका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? उसकी एक्सेप्टेंस, मतलब उसको ध्यान रखना और उसको एक्सेप्ट कर लेना, वो एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट का सेक्शन 2 क्लॉज ई है, तो वो ध्यान रखना है। एग्रीमेंट इक्वल्स टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट अपना टर्मिनोलॉजीज में आता है कंप्लायंस बाय लॉ। कंप्लायंस यानी कि कंप्लाई करना, अप्लाई करना बाय लॉ, मतलब एक्सेप्टेंस बाय लॉ, एक्सेप्ट कर रखा है, लॉ ने कह रखा है कि हाँ भाई इसे एनफोर्स कर सकते हो। एक तो है एग्रीमेंट और एक है कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखना सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जो सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट होते हैं। इसको कैसे करते हैं? एग्रीमेंट क्या होता है? एक कागज का डॉक्यूमेंट सा होता है, डीड की तरह, पार्टनरशिप डीड की तरह, लेकिन जब तक उसको लॉ की सील नहीं मिल जाती कि हाँ भाई ये लॉ ने मतलब एनफोर्स कर दिया है, लॉ ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे कंपनी के लिए कंपनी की सील चाहिए, लॉ के लिए लॉ की उसकी ऑफिशियल सील चाहिएगी उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कि हाँ भाई एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, वो कंप्लाइंस बाय लॉ है। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कौन से? जिनका एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बने, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ही कंप्लाइंस बाय लॉ होते हैं, मान्य होते हैं लॉ के लिए। नहीं तो तुम तो एक कागज़ का टुकड़ा लेके लिख दोगे कि हाँ भाई इसको, मेरे फ्रेंड को मुझे इतने रुपए देने थे, लेकिन बाद में दोस्त मुकर गया, तो तुम केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंप्लाइंस बाय लॉ नहीं है, लॉ उसको अप्लाई ही नहीं करता। क्या करोगे फिर बाद में? नेक्स्ट है तुम्हारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन है 2 क्लॉज H। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अभी अपन ने पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वो एग्रीमेंट्स जो कंप्लायंस बाय लॉ होते हैं, ठीक है, लॉ जिनको एनफोर्स कर देता है कि हाँ भाई अपन स्यू कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ एक्सेप्ट करता है वो वैलिड कब माने जाते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड कब माने जाते हैं? जब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाते हैं। वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ध्यान रखने हैं ये कीवर्ड्स। नेक्स्ट है अपना सेक्शन 2 क्लॉज डी, वॉइड एग्रीमेंट। ध्यान रखना वॉइड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट अभी केवल कागज में है, एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। तो सबसे पहले तो वॉइड का क्या मतलब होता है? नल एंड वॉइड। वॉइड का मतलब होता है ये मान्य ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही मान्य नहीं है, तो वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ध्यान रखने हैं वर्ड्स एनफोर्स और ये अनएनफोर्स। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ और ये
अनएनफोर्सिबल बाय लॉ, क्योंकि ये लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं होते एग्रीमेंट, इसीलिए ये अनएनफोर्सिबल है और वॉइड रहेंगे। इसके बाद वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अभी अपन ने एग्रीमेंट देखा था, अब अपन कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं। वॉइड क्या था? अनएनफोर्सिबल, सेक्शन है 2 और क्लॉज है जी, ये ध्यान रखना है। अभी तो एग्रीमेंट था ये अनफोर्सिबल, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है वो अनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट एक ध्यान रखना, वॉइड एग्रीमेंट आया है तो वैलिड एग्रीमेंट भी आ सकता है। अपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, वैलिड एग्रीमेंट भी आ सकता है, तो सेम चीज़ है। यहाँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ थे, अगर वैलिड एग्रीमेंट आ जाते हैं तो वो एग्रीमेंट है एनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है, वैलिड मतलब वैलिड रहेंगे, ठीक है। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? एग्रीमेंट क्या होते हैं? वही एक कागज़ का टुकड़ा, और वो इलीगल माना जाता है। इलीगल कब माना जाता है? जब कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट बन रहा है उसमें कुछ अनलॉफुल चीज़ आ रही है, मतलब स्टार्टिंग से ही पता है कि हाँ भाई ये लॉ के खिलाफ जा रहा है काम, उसका क्या तो मोटिव या फिर ऑब्जेक्टिव वो अनलॉफुल है, या फिर उसकी जो हामी है वो अनलॉफुल है। तो हामी के लिए भी अभी आएगा, वो कोर्शन कंसेंट के लिए बताएंगे कि हाँ भाई कंसेंट सही नहीं है, उसको डरा धमका के हाँ भरवाई गई है। अपन ने कही थी एग्रीमेंट में पढ़ा था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, तो वो एक्सेप्टेंस अनलॉफुल हो सकती है, या फिर जो प्रपोजल दिया गया है वो अनलॉफुल हो सकता है, वो इलीगल एग्रीमेंट बनाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना है सेक्शन 2 क्लॉज आई का वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको वॉइड किया जा सकता है, अभी वॉइड हुए नहीं है, इसमें क्या है ऑलरेडी वॉइड है, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वॉइडेबल किए जा सकते हैं। जैसे तुमने नहीं, तुम्हारे ऊपर है ना कोई थोप रहा है अपनी मर्जी कि हाँ भाई तुम्हें कह दिया गया कि बस अब तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ज़बरदस्ती कहा गया है और तुम मना भी नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट है एनफोर्स हो चुका है तो तुम स्यू कर सकते हो उस पार्टी पे, सबूत होने चाहिए हालांकि तुम्हारे पास। तो हाँ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब होते हैं जब ऑफरी को प्रेशराइज किया जाता है। तुम ऑफरी हो, तुम्हें दिया गया था ऑफर, तो तुम्हें प्रेशराइज किया गया ऑफर द्वारा, मेरे द्वारा, ऑफर द्वारा प्रेशराइज किया गया कि तुम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। सबूत तो अपना जो एग्राइव पार्टी, तुम ऑफरी जो हो वो ये उस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल को वॉइड करते हो या फिर वैलिड करते हो, सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है। ये वॉइडेबल है, प्रॉपर वॉइड नहीं है, तुम इसे वैलिड भी कर सकते हो और वॉइड भी कर सकते हो, डिपेंड। नेक्स्ट टॉपिक है अनफोर्सिएबल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट हुई केवल कागज़ का टुकड़ा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और अनफोर्सिएबल, अनफोर्सिएबल अभी अपन देख ही रहे थे, वो जो लॉ के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्रीमेंट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट वो जो लॉ के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता, मतलब तुमने एग्रीमेंट बना लिया, अनफोर्सिएबल है, लेकिन लॉ तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने उसे केवल एग्रीमेंट बना के किया था, उसके ऊपर ना तो कानूनी मोहर है ना और कुछ। अगली टर्मिनोलॉजी सेक्शन 9 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? वो एग्रीमेंट, ध्यान रखना, वो एग्रीमेंट जो रिटर्न में है, रिटर्न में है या फिर वर्ड्स में है, प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में है या वर्ड्स में है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 9 कहता है। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस लिख के कह के किया गया है तो वो चीज़ है। इम्प्लाइड क्या होता है? ये है ना ऑलरेडी रिटर्न और वर्ड्स में नहीं होता, क्या तो साइन लैंग्वेज हो सकती है जैसे, तो ये वैसे होते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस हम बोल के कह के कर सकते हैं, इम्प्लाइड या दूसरे पार्टी को खुद से समझने की जरूरत होती है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होती है। कैसे होते हैं? जैसे अभी अपन इस कॉन्ट्रैक्ट का देख रहे थे एक्सप्रेस का, तो वही चीज़ है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ प्लस वर्ड्स या फिर रिटर्न में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हो सकता है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपने थोड़ा टाइम पहले टॉपिक में भी देखा था, कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो, एक तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्वासी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। तो मतलब ये अनजस्ट होता है, उस टाइम पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लगाया जाता है। जैसे अनजस्ट क्या होता है? अनजस्ट ऐसे समझेंगे, एक पिज़्ज़ा डिलीवरी आई, मेरे घर पे आ गई, लेकिन मैंने ऑर्डर किया ही नहीं और बदकिस्मती से मैंने खा ली, तो उसके पैसे मैं भरूंगी, क्योंकि एक पार्टी तो मतलब बेनिफिट ले रही है और एक पार्टी है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया इसने, ए ने और सी ने, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया सी ने, खाया ए ने, पेमेंट की सी ने, तो इस यहाँ पे बेनिफिट सारा इसको मिल रहा है ए को, सी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ये अनजस्ट बेनिफिट के केस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ऑन द ग्राउंड ऑफ अनजस्ट बेनिफिट, ये इम्पोज किया जा सकता है ऑलरेडी, मतलब अगर ये केस उधर भी गया जजेस के पास तो वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट,
ये पार्टी ए को कह सकते हैं कि नहीं भाई पेमेंट सी को दो, वापस दो, तुमने खाया है। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बाद अनजस्ट बेनिफिट के ग्राउंड पे ये काम किया जाता है, तो वो ध्यान रखना है। स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर अप्लाई इम्पोज किया जाता है, इम्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ अनजस्ट बेनिफिट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है तुम्हारा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो वही एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और एग्जीक्यूटेड यानी कि ऑलरेडी एग्जीक्यूट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाया और काम पूरा है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट है प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ है, इसको देखना है, और एग्जीक्यूटरी यानी कि अभी चल रहा है। देखो कोई भी काम करेगी तो वो दो पार्टी करेगी, ए और बी ले लिए, ठीक है। एक ने ऑफर किया और एक ने एक्सेप्ट किया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट, एक घर बनाने का काम दिया ए ने बी को, ठीक है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ए। उसके बाद अब ये बी का काम है कि वो बिल्डिंग बना के दे ए को कंप्लीट, और फिर ए का काम है कि वो उसे पेमेंट करे, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटरी है। बाइलेटरल और यूनिलेटरल समझेंगे अपन। बाइलेटरल और यूनिलेटरल, यूनिलेटरल यानी कि अभी एक जना काम कंप्लीट कर रहा है, दूसरे जने की भी बारी नहीं आई है, यूनिलेटरल। तो ये एग्जीक्यूटरी अभी यूनिलेटरल है। एग्जीक्यूटेड बाइलेटरल है, मतलब दोनों पार्टी ने काम कर लिया है, इसने बिल्डिंग बना दी है और इसने पेमेंट कर दी है, ये बाइलेटरल। एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी यानी कि काम अभी कंप्लीटली हुआ नहीं है, एग्जीक्यूटेड में तो कंप्लीटली परफॉर्म्ड है और एग्जीक्यूटरी में नॉट कंप्लीटली परफॉर्म्ड है। नेक्स्ट अपना है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और बाइलेटरल का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ से हो जाना चाहिए। तो बाइलेटरल मैंने अभी यहाँ पढ़ाया था, बाइलेटरल है यानी कि ये एग्जीक्यूटेड है, ठीक है। जब दोनों पार्टी ने काम कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है। तो बाइलेटरल दोनों साइडेड, मतलब दोनों पार्टीज़ ने काम एग्जीक्यूट कर दिया है, कंप्लीटली परफॉर्म्ड। और यूनिलेटरल क्या होते हैं? यूनिलेटरल यानी कि दोनों ने क्या तो नहीं किया हुआ है काम को परफॉर्म, या फिर दोनों पार्टी में से एक ने काम किया है, यूनिलेटरल, तो वो चीज़। नेक्स्ट है प्रपोजल या फिर ऑफर। सेक्शन है 2 क्लॉज ए। प्रपोजल या ऑफर क्या होता है? जो अपन एग्रीमेंट में पढ़ा था, एग्रीमेंट में पढ़ा था प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, तो यहाँ वो प्रपोजल आ जाता है। प्रपोजल क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पूछता है, आस्क करता है, या कहता है कि हाँ भाई तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, या फिर क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तो वो एक ऑफर देता है। जैसे क्लास का टॉपर के पास कोई आया, क्लास के टॉपर के पास कोई आया और वो कहता है, क्लास के टॉपर क्या तू मेरे लिए फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते? तो ये प्रपोजल दिया, नेगेटिव प्रपोजल दिया ना, प्रपोजल तो दिया। अब वो क्लास के टॉपर पे डिपेंड करता है कि वो एग्रीमेंट बनाता है कि नहीं, एग्री करके, ठीक है। प्रपोजल या ऑफर पूछा जाता है काम को करने या काम को नहीं करने के लिए, तो उसे ऑफर कहते हैं। तो जो बंदा फर्स्ट रैंकर के पास आया है प्रपोजल लेके, उसको कहेंगे ऑफरर, क्योंकि वो ऑफर गिव कर रहा है, सो ही इज़ गिविंग द ऑफर, तो वो उसे ऑफरर कहेंगे। नेक्स्ट ऑफर क्या होता है? एक्सप्रेस ऑफर। अपन ने पढ़ा एक्सप्रेस का क्या मतलब था? रिटर्न में या फिर वर्ड्स में। और ऑफर का क्या मतलब पढ़ा था अभी अपन ने? कोई पर्सन रिटर्न में या फिर ओरली कह रहा है, ऑफर दे रहा है उस काम को करने या फिर नहीं करने के लिए। जैसे अभी वो टॉपर के पास आया, उसने एक्सप्रेस किया खुद को। इम्प्लाइड ऑफर, ऑफर क्या है? सेम वही चीज़ रिपीट करेंगे। ऑफर है किसी चीज़ को, मतलब अ पर्सन आस्क्स टू डू एनीथिंग और नॉट टू डू एनीथिंग, तो वो चीज़ है ऑफर। ऑफर किया गया इम्प्लाइड में। अभी तो वो टॉपर के पास आया था और उसने कहा है कि भाई तू फर्स्ट रैंक मत ला, लेकिन इम्प्लाइड में क्या है? वो आया है, उसने कहा नहीं है, लेकिन उसको टॉपर को समझ आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा है, तो वो इम्प्लाइड ऑफर है। इम्प्लाइड ऑफर के बाद अपन देखेंगे स्पेसिफिक ऑफर। ऑफर क्या था? नॉर्मल ऑफर की वही डेफिनेशन रखेंगे। ऑफर क्या होता है? कोई पर्सन किसी को पूछता है ये काम करने के लिए या नहीं करने के लिए। तो अपन ने देखा वर्ड्स में, विदाउट वर्ड्स एंड स्पेसिफिक ऑफर, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को कह रहा है। जैसे वो बंदा स्पेसिफिकली फर्स्ट रैंक लाने वाले को कह रहा था, तो वो स्पेसिफिक पर्सन को कहा गया, तो वो स्पेसिफिक ऑफर कहलाया गया। नेक्स्ट है काउंटर ऑफर। जैसे वो ऑफर जो था, मतलब किसी काम को करने या नहीं करने के लिए कहा गया, तो अभी उसने टॉपर को फर्स्ट रैंक नहीं लाने के लिए ऑफर किया, तो लेकिन फर्स्ट रैंक वाले ने कह दिया, काउंटर ऑफर कर दिया, यानी कि ऑफर तो किया, ऑफर के बाद डबल ऑफर कर दिया। उसने ही चला के कह दिया कि मैं तुझे फर्स्ट रैंक लाने के लिए, मतलब मैं फर्स्ट रैंक नहीं लाऊंगा, तेरी सेकंड रैंक है, तू आराम से फर्स्ट रैंक ले आएगा, लेकिन काउंटर ऑफर क्या है? बदले में तेरे को क्या तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, या फिर मेरा ये काम करके देना पड़ेगा, तो वो काउंटर ऑफर है, यानी कि डबल ऑफर। व्हेन ऑफरर आस्क ऑफरी not to get first rank this time,
ऑफरी एक्सेप्ट्स, ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑफरी एक्सेप्ट्स बट विद हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो ध्यान रखनी है, ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन खुद की शर्तों पे किया है। जैसे उसने खुद की शर्त क्या दी कि भाई मुझे पैसे चाहिए या मेरा ये काम करके दे, काउंटर ऑफर हो गया। उसके बाद फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट क्या होती है, कंसेंट क्या होती है, हामी भरना। एक एग्रीमेंट को बनाने के लिए प्रपोजल प्लस एग्रीमेंट चाहिए था। प्रपोजल जो था वो था अपना ऑफर या फिर कोई भी प्रपोजल, डेफिनेशन क्या पढ़ रहे थे, किसी भी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए पूछा जाना, उसको एक्सेप्टेंस दे देनी, एक्सेप्टेंस कहलाता है। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब वो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब ये एक्सेप्टेंस दी है, ये फ्री है, फ्री कंसेंट है, तब तो ये एग्रीमेंट वैलिड है, इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब किसी के दबाव में कही गई है, मतलब तुमने हाँ भरी नहीं, तुम्हारे बड़ों ने हाँ भर दी और तुम्हें वही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल पुराने ज़माने की अरेंज मैरिज, तुम्हारी कोई नीयत नहीं है पुराने ज़माने में शादी करने की, लेकिन नहीं बड़े बूढ़े करिए तुम्हारी शादी फिक्स, तो फ्री तो भूल जाओ, तुम्हारी कंसेंट भी नहीं लगी, ठीक है। ये वो वाला काम है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए वैलिड एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फ्री हमारी कंसेंट फ्री कब रहेगी, जब उसके ऊपर कोर्शन नहीं लगेगा, कोर्शन नहीं लगेगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, मिस्टेक नहीं रहेगी, फ्रॉड नहीं हुआ होगा, ठीक है। जब कंसेंट हमारी हामी तब रहेगी जब कोर्शन हमें डराया धमकाया नहीं जाएगा, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, हमारे बड़ों का प्रेशर नहीं रहेगा, इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है ना वो, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब बेटी नंबर 1 दिखाई थी लेकिन शादी बेटी नंबर 2 से हो गई, मिस रिप्रेजेंटेशन, ऑब्वियस बात। मिस्टेक नहीं होगी कि भाई लड़की भाग गई या लड़का भाग गया, मिस्टेक नहीं। मिस्टेक एंड फ्रॉड में एक पतली सी लाइन का डिफरेंस होता है। मिस्टेक क्या होती है, हम जानबूझकर नहीं करते, फ्रॉड हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता है ये गलत है लेकिन फिर भी हम करेंगे, तो वो फ्रॉड है। तो इसको और मिस रिप्रेजेंटेशन को सेम माना जा सकता है एक तरह से, लेकिन मिस्टेक और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है, फ्रॉड हमें पता है ये फ्रॉड है, मिस्टेक हमारी गलती है, वो जानबूझ के नहीं किया है हमने। तो वो जब इन सारी चीज़ों से हमारी हामी फ्री रहेगी ना तो उसे कहा जाएगा फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट क्या आता है, फ्री कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन दीज 5 कंडीशंस आर नॉट अप्लाइड। मतलब हमें डराया धमकाया नहीं जा रहा, हमें इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा, हमें कोई चीज़ दिखा के कोई दूसरी चीज़ नहीं दी जा रही, कोई गलती नहीं की, मतलब लास्ट मोमेंट पे आके कोई गलती नहीं की। मिस्टेक क्या हुई, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जैसे शादी के मंडप पे ये ऐसे हो जाती है कि हाँ पता नहीं कौन सी न्यूज़ तो मैंने देखी थी, शादी के मंडप पे दुल्हन की डेथ हो गई, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, या फिर दुल्हन की नहीं तो घर में किसी परिवार वगैरह की डेथ हो गई, तो वो शादी वगैरह नहीं करते हैं, तो वो मिस्टेक हमारी गलती से नहीं हुई है, मतलब हमने जानबूझ के नहीं की, गलती हो जाती है भाई, हो जाती है नॉर्मल बात, या फिर फ्रॉड नहीं किया हुआ होगा तो उसे हम फ्री कंसेंट मानेंगे। जैसे मिस्टेक, दुल्हन की तबीयत ख़राब थी लेकिन सबने इग्नोर किया, ये सोचे कि भाई इसकी नॉर्मल तबीयत ऐसी रहती है, लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हो गई, उसकी बहन को चढ़ा दिया गया, ठीक है, तब उसकी बहन की शादी हो गई, तो वो मिस्टेक। लड़की की हाथ होना थी, फ्री कंसेंट नहीं थी। अब वही बात है भाई समाज वगैरह के बोझ में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोर्शन, सेक्शन 15। अभी आपने जो ये नाम पढ़े हैं इनको एक्सप्लेन किया गया। कोर्शन क्या होता है, सेक्शन 15 एक्सप्लेन करता है किसी को थ्रेट देना, किसी को डराना धमकाना, जैसे कि सुसाइड करने की भी धमकी देना, वो भी कोर्शन होता है, ठीक है। कोई भी काम करना जो फॉरबिडन है, फॉरबिडन यानी कि मना है इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी की धारा, नॉर्मल मूवीज़ में बोलते हैं ना आईपीसी की धारा, धारा सेक्शंस होते हैं, तो इंडियन पेनल कोड में जो काम मना है उस काम को करना कोर्शन कहलाता है। नेक्स्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, जब एक पर्सन, जैसे हम बच्चे हैं, हम पे इन्फ्लुएंस है हमारे माँ बाप का, हमारे अनड्यू इन्फ्लुएंस है, हम नहीं करना चाहते किसी भी कोर्स को कि भाई हमारा मन ही, जैसे परिवार में ऐसे होता है कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनेगी, लेकिन नहीं, बेटा और बेटी की इच्छा इंजीनियरिंग में डॉक्टरी में नहीं है, उनका दिमाग ही कहीं और है, मतलब किसी दूसरे फील्ड में ध्यान है, तो नहीं, फैमिली के प्रेशर में आके करना पड़ता है, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तो मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, लिखना तमीज़ के साथ है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, एक वो काम, मतलब ये वो कंडीशन है, कंडीशन बताई गई है जहाँ पे एक पर्सन उस पोजीशन में है कि उसकी विल को, उसके जीवन, मतलब उसको है ना कोई भी डोमिनेट कर सकता है। जैसे ये सड़क है, ये इस सीधा सीधा चल रहा था लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ने कही तेरे को इस रास्ते नहीं जाना, नो, तुझे कोई इस रास्ते नया रास्ता बनाना है, तो हाँ वो इस पोजीशन में है कि उसे डोमिनेट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस है।
नेक्स्ट है फ्रॉड, सेक्शन नंबर 17। फ्रॉड क्या होता है? जब एक पार्टी इंटेंशनली, इंटेंशन है उसका डिसीव करने का दूसरों को, तो इंटेंशनली प्लस डिसीव, दूसरों को इंटेंशनली डिसीव करता है, उसे फ्रॉड कहा जाता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आया था कि एग्रीमेंट क्या होता है? प्रपोजल और उस प्रपोजल को कंसिडरेट करना। कंसिडरेशन यानी कि क्या तो एक्सचेंज में कुछ मांगना या फिर एक्सेप्टेंस करना। तो कंसिडरेशन क्या होते हैं? एक सेट ऑफ प्रोमिसेस या फिर एक प्रॉमिस जो पार्टी ने एक्सचेंज में लिया है कि हाँ भाई प्रपोजल था, ऑफर था, तू फर्स्ट रैंक मत ला, ठीक है, ऑफर दे दिया, एक्सेप्टेंस कर लिया, लेकिन काउंटर ऑफर जो दिया कि तेरे को एक्सचेंज में ये करना पड़ेगा, वो कंसिडरेशन है तुम्हारा। नेक्स्ट है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन नंबर 31 में है ये एक्सप्लेन किया हुआ है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्स बाय लॉ, लॉ एक्सेप्ट कर लेता है उनको, और कंटिंजेंट वो जो फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर के किसी काम पे डिपेंड करते हैं, वो होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे शर्त लगा लेता है कोई कि अगर आज बारिश हुई तो मैं तेरे को इतने रुपये दूंगा, ठीक है, तो वो कंटिंजेंट उस इवेंट पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई, अब जैसे एक इवेंट ले लेते हैं कि हाँ भाई एक बाप कह रहा है अगर मैं मर गया तो मेरे बाद है ना मेरी प्रॉपर्टी मेरे इस बेटे को देनी है इतनी, मेरे इस बेटे को देनी है इतनी। तो कंटिंजेंट इवेंट डिसाइड है, जब तक बाप मरेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं, तो वो चीज़ है कंटिंजेंट, डिपेंड करती है किसी इवेंट के होने या नहीं होने पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्वीट ऑन क्वांटम मेरिट या फिर एज मच एज अर्न। इसका मतलब होता है, ध्यान रखना है, क्वांटम मेरिट और एज मच एज अर्न ये एक ही है, मतलब सिनोनिम की तरह समझो इसे। जैसे मैंने पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर दिया था, अनजस्ट बेनिफिट हुआ था उसके पास, ऐसे ही अनजस्ट बेनिफिट का एक और देखते हैं। एक एग्जांपल दिया था मैंने, एक ए था, एक बी था, और एक उसकी चीज़ थी टी। ए ने बी की चीज़ थी वो टी, उसे उठा लिया, उसे मरम्मत की ज़रूरत थी, मरम्मत की। बी आया ए के पास और कहा उस मरम्मत के पैसे नहीं दूंगा, तो अनजस्ट बेनिफिट हो गया इसके पास, तो उसको स्वीट और क्वांटम मेरिट पे स्यू कर सकता है वो जजेस को, और वो बी को उतना तो देना पड़ेगा जितना ए का लगा है, ठीक है। ये तो बात हुई कि ए ने स्पेंड किया है, ये चीज़ समझ आई, ये ए ने स्पेंड किया था टी पे, तो उतना तो उसे मिलेगा ही जितना उसने स्पेंड किया था। एच मच एच अर्न का क्या मतलब है? मतलब इसकी कमाई क्या हुई, मतलब इसने जितना स्पेंड किया था उतनी उसकी कमाई हुई, ठीक है। इसी चीज़ को दूसरे एग्जाम्पल से अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे ए एक फर्म में गया, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वो 1 महीने का बनाया था, ठीक है। 1 महीने में 30 दिन थे, 30 दिन में से वो खाली 15 दिन गया, और 15 दिन बाद उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उसने कहा भाई मेरे पास रीज़न वैलिड है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं काम नहीं कर सकता। तो एज मच एज अर्नड, 15 दिन जब तक वो आया है उतना तो उसे अर्न करना ही है, तो उतना तो कंपनी उसे देगी ही देगी, एज मच एज अर्नड। नेक्स्ट है इंजंक्शन। अब इंजंक्शन क्या होता है? किसी भी केसेस के लिए कोर्ट खुद सामने आती है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मेरे को है ना ये काम करना है, लेकिन मैंने नहीं किया, तो कोर्ट इंजंक्शन मतलब मेरे को इम्पोज, मेरे ऊपर ऑर्डर डालेगी, इंजेक्ट करेगी, मेरे अंदर वो ऑर्डर इंजेक्ट करेगी, इंजेक्ट, ध्यान रखना, इंजंक्शन। हाँ भाई मेरे पास वो मेरे को कहेगी कि हाँ भाई ये आपका कॉन्ट्रैक्ट था, इसने कह रखा है आपको ये काम करना है तो आपको करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के ऑर्डर्स को जो फॉलो नहीं करता तो भाई फिर वो बिहाइंड द जेल ही मिलेगा। तो वह इंजंक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में किसी काम को करने या नहीं करने का कहा गया है, उस काम को करना या नहीं करना वो लॉ फिर इम्पोज कर देती है आपके ऊपर, फोर्स करती है आपको करो या नहीं करो वो काम जो कॉन्ट्रैक्ट में है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, सेक्शन है 124। इंडेमिनिटी क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही देखते, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में दो पार्टीज हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए ने बी से उसकी थोड़े टाइम के लिए एक चीज़ मांग ली, कोई भी रेंटल चीज़ मांग ली, बाइक मान लो, उसकी बाइक मान ली। अब बाइक में तेल ऑब्वियस सी बात है, जब ए चला रहा है तो ए चलाएगा, वही भरेगा, ए चला रहा है ए भरेगा। तो और उस वो कहता है देखो बी की जो बाइक थी वो उसकी फेवरेट बाइक थी, फेवरेट, तो वो कहता है कोई बात नहीं, अगर कोई लॉस हो जाता है उस बाइक के तो वो मैं भर दूंगा, ठीक है। तो वो है इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ भाई अगर ए से कोई लॉस हो जाता है, ए कह रहा है कि हाँ भाई अगर तेरी उस बाइक का कोई लॉस हुआ तो उसे मैं भरूंगा, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सेक्शन 126। कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज़, ए प्लस ई, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और गारंटी क्या होती है? जहाँ पे कोई तीसरा बंदा गारंटी दे रहा है, जैसे यहाँ ए और बी थे, ए और बी, ए ने कही वो तेरी बाइक दे दे, मैं तेल भरवा लूँगा, तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं लॉस भी उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बी कहता है नहीं मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो ए लाता है सी को पकड़ के, और सी कहता है कि भाई
मैं गारंटी ले रहा हूँ ए की, अगर ए से लॉस हो जाता है और वो टाइम पे पेमेंट नहीं करता तो भाई मैं पेमेंट करूँगा। तो ये है गारंटी का। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्पेसिफिक गारंटी। देखो स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ की गारंटी देना। जैसे यहाँ पे इसने कहा, सी ने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तेरी जो बाइक है उसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, उसके कोई खरोच वरोच नहीं आने दूंगा। तो ये स्पेसिफिक गारंटी दे रहा है कि केवल उस बाइक तक की ही बात है। बाद में अगर अगले दिन ए गया बी के पास और कहता है मेरे को तेरी कार भी दे दे, और बी ने ये सोच के दे दी कार कि सी ने गारंटी दे रखी है, तो नहीं भाई साहब, सी ने स्पेसिफिक गारंटी दी है बाइक की। अब तू कार दे रहा है तो वो तेरी जिम्मेदारी है, सी की नहीं है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंटिन्यूइंग गारंटी। एक गारंटी जो 3 पार्टी से चल रही है वो गारंटी कंटिन्यूइंग है। मतलब अब कंटिन्यूइंग का क्या मतलब है, 3 दिन हो गए उस बाइक को लिए हुए, क्योंकि बाइक अभी भी ए के पास है तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी में चल रही है। बीच में आके ए के मन में आया कि मेरे को है ना इसके पास से है ना कार भी लेनी है, तो सी क्या कहेगा, कंटिन्यूइंग गारंटी दे के जाएगा कि भाई ए को तेरे से जो भी चाहिए वो तू उसे दे दे। तेरे सारे कंटिन्यूइंग लॉस यानी कि उस बाइक के बाद उस कार को भी माना जाएगा कि हाँ भाई सी ने कंटिन्यूइंग गारंटी दे रखी है। और उसके बाद अगर सी को पता नहीं है और ए एक ट्रक भी खरीद लेता है बी से, कि हाँ भाई खरीदता क्या है, बी से एक ट्रक और ले आता है रेंटल की टाइप में, और सी को पता नहीं होता, तो भाई कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर ये माना जाएगा कि सी की सहमति है कि हाँ भाई बी तू उसे ए को ट्रक भी दे दे। गारंटी सी की रहेगी, कंटिन्यूइंग है, एक के बाद एक के बाद एक चलती रहेगी, और स्पेसिफिक में एक के बाद आके फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट है बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 148 पढ़ेंगे। बेलमेंट होता क्या है। बेलमेंट है एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उसे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाया जिसमें कहा गया कि ए और पार्टी बी, 2 पार्टी हैं, उसमें पार्टी ए पार्टी बी को गुड्स प्लस मटेरियल देगा। गुड्स मैंने इसलिए कहा है कि भाई कुछ भी दे सकता है वो बी को, और बी टेलर है और टेलर का काम है कपड़े सिलने का, तो ए ने मटेरियल दे दिया, स्पेसिफिक काम उस कपड़े को सिलने का। तो हाँ भाई उससे हमने एक शर्ट बना ली, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक, और प्लस कैश भी देगा। कैश की बात हम यहाँ नहीं करेंगे समझने के लिए। हाँ भाई गुड्स या मटेरियल जो थे वो दे दिए बी को, बी ने उसकी शर्ट बना दी और रिटर्न कर दी ए को, ठीक है, ये होता है बेलमेंट। इसमें कैश की बात एक बार नहीं करते, और डीपली जब पढ़ेंगे तब पता करेंगे इसका कैश का क्या काम होता है। तो एक स्पेसिफिक गुड दिया एक पर्टिकुलर काम के लिए, और वो पर्टिकुलर काम होने के बाद गुड्स वापस ले लिया अपन ने, ठीक है। अब क्या तो वो फिनिश गुड थे और क्या वो रॉ मटेरियल ही वापस दे सकते हैं। अब बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ये 2 पार्टी ए एंड बी, इनका बेलर और बेली से क्या रिश्ता होता है, कौन सा तो बेलर है और कौन सा बेली है। सेक्शन है 148, सेम सेक्शन रहेगा। ए और बी थे, जिस पार्टी ने दिया बेलर तो रहेगा वो पार्टी जो गिव कर रही है तो गिवर, और बेली जो रिसीव कर रही है रिसीवर, ठीक है। मतलब ए तो था गिवर, उसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, और बी था रिसीवर जिसने उसकी शर्ट बनाई या फिर रॉ मटेरियल रखा और बाद में दे दिया, तो वो है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। बेलमेंट का क्या काम था, ए ने बी को सामान दिया और फिनिश्ड गुड्स बी ने ए को दे दिए, ठीक है, ये ए एंड बी का काम था। अब ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं है। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कैश भी बीच में आता है, ठीक है, इसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया और इसने बना के दे दिया, कोई कंसिडरेशन देने की ज़रूरत नहीं है बीच में। नॉट हैविंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यानी कि कोई एक्सचेंज नहीं कर रही है लोग एक्स्ट्रा वो चीज़। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट क्या होते हैं, देखो ग्रेटिट्यूड यानी कि हम गुडविल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें कंसिडरेशन नहीं लेते। नॉन ग्रेटिट्यूस हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हमें पैसे चाहिए, तो ए ने बी को दिया, गुड्स दिए बी को, बी ने फिनिश्ड गुड्स दे दिए ए को, बाद में ए दे रहा है इसको कैश, ठीक है, ये है इनका कंसिडरेशन, और वो नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट में माना जाता है जहाँ पे कंसिडरेशन है बोथ पार्टीज का है, कि बीच में एक्सचेंज मीडियम है इनका कुछ ना कुछ। ए ने कैश दे दिया, किस बदले में, ए देगा बी देगा ए को फिनिश्ड गुड्स, प्लस वो फिनिश्ड गुड्स है ना क्वालिटी में, क्वालिटी और उनका जो फिनिशिंग है वो सब बढ़िया होना चाहिए, टॉप क्लास, वो कंसिडरेशन है बीच में इनके, तो वो होता है नॉन ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूड हम चैरिटी कर रहे हैं,
कोई मीडियम नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है बीच में। ए ने कहा, बी ने कर दिया, दे दिया। नॉन ग्रेटिट्यूड, हम चैरिटी नहीं कर रहे हैं, चैरिटी नहीं कर रहे हैं, हमें कैश चाहिए। लियन क्या होता है? लियन क्या होता है, जैसे ए ने बी को गुड्स दिए, कपड़े दे दिए, बी ने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया उनको। अब ये फिनिश गुड्स बी ए को तब तक नहीं देगा जब तक ए बी को कैश नहीं दे देता। तो ये बी का राइट है, राइट टू रिटेन द गुड्स, मतलब उस गुड्स को रोकने का राइट है लियन, कि हाँ जब तक ये कैश नहीं आ जाता तब तक बी नहीं देगा ए को फिनिश गुड्स, वो लियन है। नेक्स्ट है प्लेज और पाउंड, सेक्शन 172, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है? बेलमेंट जैसे पढ़ा था अपन ने। बेलमेंट में क्या था? दो पार्टी है, गुड्स दिए, गुड्स का एक्सचेंज हो गया, हमने कंसिडरेशन नहीं लिया, कंसिडरेशन था। प्लेज और पॉन, ये क्या होता है? मतलब ए ने कहा तू मेरा गुड्स रख एक बार, इसके बदले में मैं गिरवी रख रहा हूँ, मॉर्गेज, ठीक है, इसके बदले में मेरे को थोड़ा सा कैश दे दे, और मैं कुछ टाइम बाद, स्पेसिफिक टाइम डिफाइन हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद आके है ना मेरा गुड्स ले जाऊंगा और कैश दे जाऊंगा तेरे को। ये इसकी प्लेज या पॉन, यानी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि हाँ भाई हम एक्सचेंज कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं एज अ सिक्योरिटी, कि हाँ भाई मैं सिक्योरिटी के बेसिस पे अपना गुड्स दे रहा हूँ, कुछ भी गुड्स हो, शेयर्स हो, या फिर कुछ भी जो मेरे पास है कीमती, मैं तेरे को दे रहा हूँ। जैसे बैंक रखती है, बैंक में अपन को मॉर्गेज देना पड़ता है, तो वो प्लेज देते हैं अपन कि हाँ भाई देख मेरी डीड यहाँ तेरे पास रखी है, मेरे को थोड़े से पैसे दे दे। या फिर अपना कोई गहना होता है गिरवी रख के आते हैं, तो हाँ भाई थोड़ा सा पैसा दे दे, बाद में हम एक्सचेंज करा लेंगे, बाद में, मतलब कुछ दिन का टाइम दे, हम तेरे को पैसे देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है पाउनर, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे पाउनी। जैसे प्लेज में, बेलमेंट में दो पर्सन थे, ए एंड बी, बेलर गिवर और बेली रिसीवर। ऐसे ही प्लेज में भी ये दो पर्सन हैं, ए एंड बी, मतलब इसने अपना गहना गिरवी रखा, बी ने इसको ज्वेलरी दे रहा है ये, और ये कैश ले रहा है, ठीक है। तो पाउनर क्या होता है? जो गिवर है। गिवर कौन है इसमें? ए तो है गिवर, और पाउनी जो रिसीव कर रहा है। रिसीव कौन कर रहा है? बी। तो वो पर्सन जो गुड्स को दे रहा है एज ए सिक्योरिटी इज ए, एंड द पर्सन हु रिसीव द गुड्स एज ए सिक्योरिटी वो है बी, रिसीवर, पाउनी। नेक्स्ट अपना डेफिनेशन रहेगा एजेंसी। एजेंसी क्या होती है? जो एजेंट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ये अपना स्कूल वाला प्रिंसिपल है, उसकी डेफिनेशन रहेगी। तो एजेंट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कौन होता है? वो मतलब मेन जो हेड होता है वो प्रिंसिपल, ऐसे समझेंगे। और एजेंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल के ऑर्डर पे काम कर रहा है वो उसका एजेंट। और ये एजेंट कब बनता है? कब बनता है? जब क्या तो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, या तो रिटर्न में एक्सप्रेस या फिर साइन लैंग्वेज, इशारों में वो इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है, तब प्रिंसिपल के एजेंट निकल के आता है। तो ये रिलेशन बनता है एजेंसी का, प्रिंसिपल प्लस एजेंट का रिलेशन एजेंसी कहलाता है। और ये रिलेशन कैसे बनता है? क्या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट रहेगा या फिर इम्प्लाइड एग्रीमेंट रहेगा, डिपेंड करता है। एजेंट, सेक्शन 182। एजेंट क्या होता है? एक पर्सन। एजेंट क्या है? एक पर्सन है जिसे ऑथोराइज किया जाता है, अथॉरिटी दी जाती है प्रिंसिपल द्वारा। प्रिंसिपल ने एजेंट को अथॉरिटी दी कि जा तू मुझे रिप्रेजेंट कर इस काम के लिए, और पार्टी नंबर सी से डील करके आ मेरे बिहाफ पे। तो एजेंट जाएगा प्रिंसिपल के बिहाफ पे कि हाँ भाई मेरे को प्रिंसिपल ने भेजा है, ये काम है, ध्यान दो। इसको ऐसे ध्यान रखो, पिक्चरों में गुंडे मवाली नहीं आते, तो वो क्या करते हैं, उनका एक डेट कलेक्टर होता है, वो अपने एजेंट्स को कहता है जो उनके सबॉर्डिनेट होते हैं कि जा इस बंदे ने मेरे से पैसे लिए थे, जा पैसे लेके। तो वो काम इस तरह का है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी ID RS57171116@gmail.com और बैकबेंचर्स की जय।